नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइनीज बम्बू ट्री की। चाइनीज बम्बू ट्री जमीन से करीब 80 फीट ऊंचा जाता है। इसे उगने में 5 साल और 90 दिन लगते हैं। पर दोस्तों उसकी विशेषता ये होती है कि 5 साल तक आप इसमें कोई बड़ी हलचल या ग्रोथ नहीं देखेंगे। 5 साल तक आपको जमीन के ऊपर केवल एक छोटी सी डंडी दिखेगी और कुछ नहीं, और आपको लगेगा कुछ हो ही नहीं रहा है। और अगले 90 दिन में आप देखेंगे कि एक 80 फीट लंबा बांस जमीन से निकलकर और आसमान की तरफ चला जाता है, करीब 8 मंजिला इमारत जितना ऊंचा। क्या आप इस पर विश्वास कर सकते हैं? पर ये ऐसा ही है। 5 साल तक इस पेड़ ने अपना जमीन के नीचे एक नेटवर्क बनाया होता है जो उसके मजबूत नींव का हिस्सा होता है। इसी मजबूत नींव पर 80 फीट ऊंचा बांस खड़ा होता है। दोस्तों इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी बड़ी सफलता के लिए आपको काफी समय तक मेहनत करनी पड़ती है। जितनी बड़ी आपकी सफलता होगी उसकी नींव बनाने में उतना ही ज्यादा आपको समय लगेगा। इसी गुण को हम स्थिरता या परसिस्टेंस कहते हैं। लंबे समय तक किसी काम में लगे रहना ही परसिस्टेंस है। दोस्तों लोगों की टेंडेंसी कैसी होती है कि कुछ भी काम शुरू करते ही थोड़ी थोड़ी देर में उसके परिणाम चेक करते रहेंगे, और थोड़े दिन में अगर उनको उनकी पसंद के परिणाम नहीं मिले तो उस काम को छोड़कर किसी दूसरे काम में लग जाएंगे, और बस इसी तरह डाल डाल भटकते रहेंगे। और फिर सफलता का क्या होगा? सफलता भी पात पात चलती रहती है, तू डाल डाल तो मैं पात पात। दोस्तों ये ऐसा ही है जैसे कोई बीज लगाने के बाद उसे रोज बार बार खोद खोद कर देखना कि पेड़ कितना बड़ा हो गया है, बीज आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। सफलता का प्राथमिक कारण स्थिरता होती है, परसिस्टेंस होता है, और असफलता का प्राथमिक कारण भी स्थिरता की कमी होना ही होता है, जल्दी छोड़ देना होता है। आपको शार्क की तरह तैरता रहना पड़ेगा। शार्क अगर पानी के ऊपर फ्लोट करना चाहे तो डूब जाएगी। इसी तरह आप भी अपने गोल्स की तरफ अगर बढ़ते रहेंगे तो चलते रहेंगे, और जहां आप रुके वहां आप शार्क की तरह डूब जाएंगे। स्थिरता असल में आत्म अनुशासन एक्शन है। परसिस्टेंस इज सेल्फ डिसिप्लिन इन एक्शन। आपकी राह में आने वाली मुश्किलों और असफलताओं के बाद भी चलते रहना ही सफलता के लिए आवश्यक है। अगर आप सफर में रहेंगे तो पार हो ही जाएंगे, और रुक गए तो भंवर में फंस जाएंगे। अगर आप किनारे बैठे रहे तो भी डूब सकते हैं, क्योंकि किसी भी समुद्र के किनारे भी उसमें आने वाले ज्वार भाटे में डूबते रहते हैं। अतः ये मत सोचिएगा कि नाव में बैठेंगे तो ही डूबेंगे, आप किनारे पर बैठे बैठे भी डूब सकते हैं। स्थिरता मनुष्य के चरित्र के लिए वैसी ही है जैसे स्टील के लिए कार्बन। एकमात्र स्थिरता का गुण ही आपका असफलता के विरुद्ध बीमा है, इंश्योरेंस है। आप कुछ भी शुरू करें उससे पहले बोलिएगा मैं कभी नहीं छोड़ता, आई नेवर क्विट। और जब आप कभी भी असफल हुए तो बोलिएगा यह टेस्टिंग टाइम है। आप किसी चीज को कितनी बुरी तरह से चाहते हैं, आपकी स्थिरता परसिस्टेंस इस बात पर निर्भर करता है। आप जब भी कुछ करें तो फेल होने का ऑप्शन डिलीट कर दीजिए। जब सब छोड़कर भाग चुके हो उस समय भी आपको लगे रहना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। फेल तो आप हो नहीं सकते, और अगर आपको छोड़ के भागने की इच्छा हो भी तो थोड़े बेशर्म हो जाइए। बेशर्म कैसे? आप उनके बारे में सोचिए जो बेशर्मी से अपने काम में लगे रहे। लोग उनको कुछ भी बोलते रहे, हंसते रहे, पर वो लगे रहे बेशर्मी से, और उन्होंने उस काम को करके छोड़ा और उस चीज को प्राप्त करके छोड़ा जो वो चाहते थे। तो बस आप भी थोड़ी देर के लिए उन लोगों की तरह बेशर्म बन जाइए और छोड़िए मत उस काम को। परसिस्टेंट लोग कुछ ऐसे होते हैं कि अगर कोई उन पर दरवाजा बंद कर दे तो वो खिड़की से आ जाते हैं। उनका ऐसा माइंडसेट होता है कि किसी भी तरीके से करना ही है। हर चीज अपने समय में होती है। आप केवल अपना काम करते रहिए और चीजों को अपनी गति से होने दीजिए, ठीक चाइनीज बम्बू ट्री की तरह कि 5 साल 90 दिन लगेंगे तो लगेंगे। इसलिए कहते हैं मेरे मन कुछ और है और करता के कुछ और। हम सोचते हैं ना कि मैंने इतने दिन काम कर लिया और ये हो नहीं रहा है, और भगवान मेरी सुन नहीं रहा है, देख नहीं रहा है। ऐसा नहीं है। भगवान के यहाँ देर जरूर है पर अंधेर नहीं है। आप नहीं जानते कि अगले दिन क्या होने वाला है, पर यह उम्मीद कि कुछ तो होगा ही आपको अपनी राह पर डटा रखेगी। लॉ ऑफ परसिस्टेंस कहता है कि अगर आप लगे रहें तो आप सफल हो जाएंगे। केवल लगे रहना ही ऐसा गुण है जिसकी वजह से लोग सफल हो जाते हैं। सफलता पहली कोशिश के बाद ही नहीं मिल जाती। आपके लक्ष्य चाहे कुछ भी हो, आपके रास्ते अड़चने तो आएंगी ही, वे भी इस प्रोसेस का हिस्सा है। जैसे सर्दी के साथ गर्मी होती है, सुबह के साथ शाम होती है, तो सफलता के साथ असफलता भी है।
इसका उदाहरण है वाल्ट डिज्नी, जिनको 302 बार लोगों ने उनके प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसिंग करने से मना कर दिया। कर्नल सैंडर्स, जो रिटायर होने के बाद 60 साल की एज में अपनी पुरानी गाड़ी लेकर 2 साल तक अमेरिका में सड़कों पर घूमते रहे कि कोई उनकी चिकन की रेसिपी ले ले। 1009 लोगों ने उनको मना किया, पर उसके बाद उनकी रेसिपी बिकी, चली, और आज हम उसे KFC के नाम से जानते हैं, केंटकी फ्राइड चिकन्स, जिसके दुनिया भर में हजारों आउटलेट्स हैं। जेके रॉलिंग, जो हैरी पॉटर उपन्यासों की लेखिका है, को 12 पब्लिशरों ने उनका नॉवल छापने से मना कर दिया। उसके बाद उनका नॉवल हैरी पॉटर छपा और वे बिलियनियर हो गई। थॉमस एडिसन 10,000 बार ट्राई करने के बाद सफल हुए और फिर उनका बल्ब बना। जैक कैनफील्ड की चिकन सूप फॉर द सोल वाली किताब को 132 प्रकाशकों ने छापने से मना कर दिया और फिर वो छपी और उसकी 500 मिलियन कॉपीज अब तक बिक चुकी हैं और अभी भी उसकी सेल चालू है। तो दोस्तों, आपको नहीं मालूम कि आपका आइडिया कितना ज्यादा चलेगा, आपको खाली लगे रहना है। अमेरिका के राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने कहा है कि दुनिया में सतत प्रयास की जगह कोई नहीं ले सकता, प्रतिभा भी नहीं। असफल प्रतिभावान लोगों से ज्यादा सामान्य बात कोई नहीं, जीनियस भी नहीं, क्योंकि असफल जीनियस तो लगभग एक कहावत बन चुका है। शिक्षा तो कतई नहीं, दुनिया शिक्षित लोगों से भरी पड़ी है जो नाकामयाब हैं। सतत प्रयास और संकल्प ही सर्वशक्तिमान है। दोस्तों, केवल थॉमस एडिसन ही अकेले बल्ब बनाने वाले व्यक्ति नहीं थे, बहुत सारे लोग लगे हुए थे उस काम पर वो अकेले ही ऐसे थे जो बल्ब के फिलामेंट के लिए लगभग 6000 फाइबर्स को टेस्ट करने के लिए तैयार थे, और उनमें से एक फाइबर तो उनके यहाँ जो एक आदमी काम करता था उसके बाल का भी था। मतलब उस हद तक वो लगे हुए थे कि किसी भी तरीके से मुझे टेस्टिंग करके उस फिलामेंट को ढूंढ लेना है। एडिसन के बारे में दोस्तों ये कहा जाता है कि अगर उन्हें भूसे के ढेर में से सुई ढूंढकर निकालनी पड़ती तो भी वे उसे कर लेते और उसके एक एक तिनके में से सुई को ढूंढ लेते जब तक उनको वह मिल नहीं जाती। इसमें इंपॉर्टेंट है ये आखिरी का सेंटेंस, जब तक उनको वह मिल नहीं जाती, जिसका मतलब है कि जब तक मैं इसे नहीं जीतता तब तक यह खत्म नहीं होगा। इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। अगर किसी में भी यह जज्बा है काम करने का तो दोस्तों वह कोई भी काम करे सफल होकर ही रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे लोगों की प्रतिभा उनकी शिक्षा या साधन नहीं बल्कि उनके पर्पस की यूनिटी होती है, उनके उद्देश्य की एक रूपता होती है। संशय और असफलता के प्रति वो अपने कानों को बहरा कर लेते हैं, सुनते ही नहीं है और कार्य को करते रहने की उनकी इच्छा होती है। यह तरीका वैज्ञानिक और उचित नहीं है पर काम करता है। जब आपको कोई चीज ज्यादा से ज्यादा बेचनी हो तो बुद्धिमत्ता और किताबें और वैज्ञानिक तरीके काम के नहीं होते। सीधा सच्चा सा तरीका है कि जितने ज्यादा दरवाजों को आप खटखटाएंगे उतनी ज्यादा सेल आप कर लेंगे। जब तक आप बिक्री नहीं कर लेते तब तक आपको दरवाजा खटखटाना है, बस यही तरीका है। थंब रूल। एडिसन का कहना था कि पहला कदम जो आपका होता है वो सहज बोध होता है, यानी इंट्यूशन होता है। आपको किसी काम करने की इंट्यूशन मिलती है और आप उसको शुरू कर लेते हैं, पर फिर बाद में परेशानियां आती है। यही हमारे साथ होता है कि हम कई चीजें शुरू तो कर लेते हैं पर परेशानियां आने पर हम उन्हें छोड़ देते हैं। दोस्तों, एंजल्स की राह देखना छोड़कर कि वो आकर हमारे लिए कुछ जादू कर जाएंगे, हमें एंगल्स को देखना शुरू करना पड़ेगा कि हम जिस काम को कर रहे हैं वो कितने तरीकों से किया जा सकता है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं स्टॉप लुकिंग फॉर एंजल्स एंड स्टार्ट लुकिंग फॉर एंगल्स। कोई भी बड़ी सफलता उसके पहले की गई वर्षों की मेहनत, असफलताओं, तनाव, चरित्र परीक्षण, पक्के इरादों, कई रातों की नींद, आपके परिवार द्वारा किए गए त्याग और आपके ईश्वर में विश्वास के कारण मिलती है। ये सब चीजें आपके अंदर विकसित होती हैं तो आप भी उस चाइनीज बम्बू की तरह के विकास के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके अंदर एक जड़ों का विशाल नेटवर्क बन जाता है जो आपकी विशाल सफलता को सहारा देता है, जो सबको बाद में दिखाई देता है। दिखाई क्या देता है? जो बाहर आपका 80 फुट का पेड़ होता है, अंदर आपने कितने साल तक मेहनत करके उस नेटवर्क को बनाया ये कोई नहीं देखता। दोस्तों, आपको शायद मालूम नहीं कि जो पॉपकॉर्न आज आप यूं ही फुर्सत में बैठे बैठे चबाते रहते हैं, उसे बनाने में ऑरविल रेंडे बेकर को
20 साल और 30,000 पॉपकॉर्न के सैंपल्स देखने पड़े थे, तब जाकर कहीं उनको इसमें सफलता मिली। दोस्तों एक चाइनीज कहानी है कि एक बार एक साधु को एक सपना आया जिसमें देवदूत उसे स्वर्ग के दर्शन कराने ले गए। जब वह साधु देवदूतों के साथ स्वर्ग के गलियारों से गुजर रहा था तो उसने एक बड़ा कमरा देखा जो छत तक तरह तरह के उपहारों से भरा पड़ा था। साधु ने रुककर उन्हें आश्चर्य भरी आंखों से देखते हुए देवदूत से पूछा कि भाई ये इतने सुंदर उपहार यहाँ इस तरह से क्यों भरे पड़े। देवदूत ने दुख भरी सांस लेते हुए कहा, ये वो कमरा है साहब जहां हम वो चीजें रखते हैं जिनके लिए लोग प्रार्थनाएं करते रहते हैं, पर दुख की बात है कि उन्हें इनकी डिलीवरी होने से पहले ही वे इनकी प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों कि भगवान लोगों को वो देना चाहता है जो वो मांगते हैं, पर वो दे उससे पहले ही वो लोग अपना काम छोड़कर भाग खड़े होते हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि उसके यहाँ देर है पर अंधेर नहीं। अगर आप दिल से कोई भी काम करेंगे और छोड़कर नहीं भागेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही। और अंत में बात करेंगे दोस्तों आपकी अपनी 3 हड्डियों पर विश्वास करने की और आपको सफलता मिलने की। दोस्तों अगर आप अपनी 3 हड्डियों पर विश्वास रखेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये भी एक कहानी है। एक व्यक्ति ने एक बूढ़े व्यक्ति को, किसी बच्चे को जो उसका ग्रैंडसन था, जो पानी के जहाज पर सवार होकर अपना भविष्य बनाने जा रहा था, यह सलाह देते हुए सुना, माइकल मेरे बच्चे केवल 3 हड्डियों को याद रखना और तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। उस व्यक्ति ने जब ये सुना तो उस बच्चे से पूछा भाई इसका क्या मतलब था। तो बच्चे ने उसे बताया कि ये 3 हड्डियां हैं, विशबोन, जॉबोन और बैकबोन। विशबोन यानी आपकी इच्छा, जो आपको क्या चाहिए के बारे में बताती रहती है। जॉबोन यानी आपके जबड़े की हड्डी, जिस जबड़े से मुंह चलाकर आप सवाल पूछते हैं उस चीज को पाने के लिए जो जरूरी होते हैं कि कैसे मिलेगी। और तीसरी होती है आपकी बैकबोन यानी आपकी रीढ़ की हड्डी, आपका मेरुदंड, जो आपको जब तक वो चीज मिल नहीं जाती तब तक उस काम पर लगाए रखती है। इसलिए लोगों को स्पाइनलेस और इसका अपोजिट बैकबोन भी कहा जाता है। जब लोग इधर उधर होने लग जाते हैं ना तो उनको कहा जाता है कि स्पाइनलेस लोग हैं, इनमें स्पाइन नहीं है, बेपेंदी के लोटे। और दूसरे लोग वो होते हैं जो इसके अपोजिट होते हैं बैकबोन्ड, जिनमें रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग होती है और इनकी रीढ़ में दृढ़ता होती है। वे जो उन्हें चाहिए उसे प्राप्त करके ही रहते हैं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।